आज का टॉपिक है आदर्श व अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ पा रहे हैं? अभी क्या मामला है, अब इसको समझना है। ठीक है, तो टॉपिक, आज का टॉपिक का नाम लिखते हैं आदर्श व अनादर्श विलयन। सर अभी तो स्टार्ट हुआ है सर। आदर्श व अनादर्श विलयन, इसी को तो समझना है पूरे, इसी को तो समझना है पूरे क्लास में, है कि नहीं है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा आज निपट जाए। कॉन्सेप्ट तो काफी बड़ा है बट फिर भी कोशिश करते हैं। आदर्श व अनादर्श विलयन, इसको बोलते हैं बच्चों आइडियल। आइडियल नहीं होता, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो एक शब्द है आइडियल, तो आइडियल का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? आइडियल का मतलब क्या समझते हो? एक कभी कभी हो सकता है आपके डेली रूटीन में कभी कभी आइडियल शब्द यूज होता होगा, ऐसी बात नहीं है। आइडियल का मतलब क्या होता है? नहीं कहते सर ये मेरा आइडियल स्टूडेंट है, ये मेरा आइडियल ब्रदर है नहीं? आइडियल का मतलब क्या हुआ? उसके लिए आदर्श मतलब हिंदी नाम हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ पालन वालन करने का मतलब है ना। बड़ा आज्ञाकारी है, आइडियल स्टूडेंट है, कुछ कहते हैं मान जाता है कि नहीं है? ऐसे तो आइडियल का मतलब यहां पर वैसे ही समझो कि इस संबंध है राउल्ट के नियम से, ठीक है ना। जो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा उसे बोलेंगे आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेगा उसे बोलेंगे अनादर्श विलयन। खत्म कहानी, बस इतना ही है। बस इसको डिटेल्स में क्या करेंगे, पढ़ते हैं क्या मामला है, कैसा कैसा मामला है, कैसा फॉलो करना, कैसा मतलब कि नहीं फॉलो करना, इसका मतलब। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए एक बार आइडियल पर बात करेंगे, एक बार नॉन आइडियल पर। तो सबसे पहले हम किस पर बात कर लेते हैं? आइडियल सॉल्यूशन पर, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन, अब क्या है ये आइडियल सॉल्यूशन, इस पर जरा बात करते हैं। ठीक है, सुनो, जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशन, अच्छा ये जो आदर्श और अनादर्श जो विलयन है ना, ये किससे संबंधित है? वाष्प दाब से संबंधित है, वाष्प दाब से संबंधित है, मतलब उसी का भी टॉपिक चल रहा है, इसीलिए मैं इसको पहले पढ़ा दिया। ठीक है ना, आदर्श और अनादर्श में ये वाष्प दाब से ही संबंधित है। और आइडियल सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं, एक बात समझना, जैसे मान लो आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ध्यान देना। आइडियल सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे मैं पहला फैक्टर बता रहा हूं आपको। देखिए मान लीजिए किसी भी सांद्रता पर, किसी विलयन, कैसे मानिए किसी विलयन का, हाँ किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब किसी भी सांद्रता पर या सभी सांद्रता व ताप पर, ठीक है, राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करता है, पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, किसी भी विलयन का, कोई भी विलयन, कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है, अगर उसका वाष्प दाब हमको निकालना है किसी भी सांद्रता पर, सांद्रता कोई भी हो या टेम्परेचर भी कोई हो, ठीक है ना, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी सांद्रता हो,
किसी भी टेम्परेचर, किसी भी सांद्रता पर जब वो राउल्ट के नियम का फॉलो करेगा, राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, आदर्श विलयन बोलेंगे। ये पूरी कहानी में आपको दो ही बात समझना है यहाँ पर, क्या कि सर ये सभी सांद्रता का मतलब नहीं समझ में आया, सभी टेम्परेचर का मतलब नहीं समझ में आया, और ये राउल्ट के नियम को पालन करना या फॉलो करना, मतलब ये कुछ चीज़ें अटपटी सी लग रही हैं। जरा समझो, देखो इसमें दो कैलकुलेशंस होता है बच्चों, दो कैलकुलेशन होता है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, बात समझ पा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट से कोई चीज़ करके देखें, ठीक है। और एक होता है मैथमेटिकली कैलकुलेशन, बात समझ पा रहे हैं? मैथमेटिकली कैलकुलेशन का मतलब राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का जो नियम है, जो फार्मूला, राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट का नियम यही था ना कि अगर कोई सॉल्यूशन है, सपोज दैट बच्चों कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मान लीजिए दो कंपोनेंट है ए और बी, ए और बी घटक है, दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बना है, ठीक है। तो मान लीजिए सॉल्यूशन बनने के बाद, जब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन बनने के बाद भाई उस सॉल्यूशन में ए का जो पार्शियल प्रेशर होता था पी ऑफ ए बराबर पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए, पढ़े हैं बच्चों? पढ़े हैं ना, ठीक है। और बी का जो होता था पी ऑफ बी, क्या? पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ऑफ बी। क्लियर हो गया? या इसके अलावा हम अगर पीटी पढ़ते थे तो पीटी बराबर क्या था आपका? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पीटी बराबर पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ऑफ बी। यही होता है, यही तो राउल्ट का नियम है। यही क्या है? राउल्ट का नियम। किसी विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, यही तो होता है। ऐसे फार्मूले पर बहुत सारे सवाल भी लगाए हैं और कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं। अब इसको फॉलो करना और मतलब इसका पालन करना और पालन नहीं करने का मतलब क्या हुआ, जरा देखो। ये जितना भी आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है सब ये मैथमेटिकली ही तो कैलकुलेट किया गया है, मैथमेटिकली इसको निकाला गया है। अब मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन बनाए, ठीक है, कोई सॉल्यूशन बनाए, अब उस सॉल्यूशन में मान लीजिए सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए मान लीजिए उस सॉल्यूशन का, मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक सॉल्यूशन बना है। इस सॉल्यूशन में मान लीजिए अगर हम ए और बी कंपोनेंट की बात किए हैं तो ए और बी इसमें उपलब्ध है, ठीक है। तो बताइए क्या ये वेपर प्रेशर बनाएंगे? कुछ ना कुछ वाष्प दाब बनाएंगे। तो वाष्प दाब जो ये बना रहा है, ये सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बना रहा है वाष्प दाब, ठीक है, ये क्या बना रहा होगा? Pt इज इक्वल टू, देखिए डाल्टन की राउल्ट के नियम से Pt इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ क्या होगा? B होगा। बात समझ पा रहे हैं? मतलब इस विलयन का अगर हमें वाष्प दाब निकालना है तो ऐसे निकाला जाता है। ये कौन कहता है? ये राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम, ठीक है। अगर इतनी चीजें सारी पता है तो आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इस विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। हमने कोई सांद्रता लिया, मान लीजिए इसमें लिया गया होगा ना कौन ज्यादा कौन कम, कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स किया, जो भी है कॉन्सेंट्रेशन, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, तो ज्यादा और कम की बात को कौन सा हम क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। तो इस विलयन का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन था, कुछ ना कुछ सांद्रता था। और हम लोग जानते हैं कि जो वाष्प दाब होता है बच्चों टेम्परेचर पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो मान लीजिए कोई हम टेम्परेचर लिए, तो कुछ भी मान लो, हम क्या लिए? कोई टेम्परेचर लिए, और कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, मान लीजिए जो भी है। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस है, सपोज दैट, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? मान लीजिए कि कुछ है, मान लीजिए कैपिटल एम है, सपोज दैट कैपिटल एम है। एम का मतलब मोलैरिटी से ले सकते हैं कि किसकी मोलैरिटी कम है, किसकी मोलैरिटी ज्यादा है। तो मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन एम है और टेम्परेचर कितना है? x डिग्री सेल्सियस है। इस फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पर और इस फिक्स टेम्परेचर पर हमने क्या किया? सारा हमें हमारे पास सारी कैलकुलेशन थी, सब मतलब था, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर विलेय कितना है, विलायक कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। और हमने राउल्ट के नियम का पालन करते हुए, मतलब फार्मूले का यूज करते हुए इस सॉल्यूशन का
मान लीजिए इस सॉल्यूशन का हमने कुल आंशिक वाष्प दाब निकाला, इस विलयन का वाष्प दाब निकाला, तो मान लीजिए इस विलयन का वाष्प दाब कितना आया, पीटी। और ये जो पीटी आया है, मतलब पीटी आया है, ये इसी फार्मूले को फॉलो करेगा। मतलब लिख सकते हैं पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ऑफ बी, ये आया होगा इसी फार्मूले से। ठीक है, मान लीजिए कॉपी किताब उठाए कैलकुलेशन कर रहे थे और इसका आया, इस विलयन का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब इतना आया हुआ है। फिर हमने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहा, क्या रियलिटी में ऐसा है कि नहीं है। रियलिटी में मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, इसको एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके इसको मैं प्रेक्षित किया, ऑब्जर्व किया, क्या सही बात है। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो पीटी को निकाला हमने। ध्यान देना बच्चों, हमने पीटी को निकाला। पीटी का मतलब यहां पर क्या समझ पा रहे हैं, विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है, और विलयन का कुल वाष्प दाब ए की वजह से भी बनेगा और बी की वजह से भी बनेगा। तो हमने क्या किया, इसको हमने पीटी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला, एक्सपेरिमेंट से निकाला, प्रयोग से निकाला। ठीक है ना, इसको प्रयोग करके निकाला, लिख सकते हैं प्रायोगिक। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से निकाला। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से निकालने के बाद मान लीजिए कुछ वैल्यू आई होगी ना, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट से निकाला गया और ये किससे निकाला गया, फार्मूले से निकाला गया। तो जब एक्सपेरिमेंट करके देखे, अक्सर देखा जाता है ना बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं वाष्प दाब, वो मैनोमीटर होता है। वो क्या होता है, मैनोमीटर होता है। ठीक है, एक मैनोमीटर से हम लोग वाष्प दाब को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना सेटअप तैयार किया, लैब में गए, पूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए पूरा अपना व्यवस्था लगा करके हमने मैनोमीटर से क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला, वाष्प दाब निकाला उस विलयन का। सारी कंडीशन को सेम रखा, टेम्परेचर भी सेम रखा, कंसंट्रेशन भी सेम रखा, वही कंसंट्रेशन, वही टेम्परेचर, वही सारी चीजें, सब कुछ इसमें डालकर जब एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो क्या एक्चुअल में राउल्ट के फार्मूले से निकाली गई वैल्यू क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर है। अगर ऐसा होता है बच्चों, अगर ऐसा होता है कि ये जो राउल्ट का जो है फार्मूला है, जो राउल्ट का नियम है, इस राउल्ट के नियम से इस सॉल्यूशन का अगर वाष्प दाब अगर निकालते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट से निकाले गए वाष्प दाब के अगर बराबर हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे क्या, ये आदर्श विलयन है। बात समझ पाए, मतलब ये राउल्ट का नियम क्या है आपका, ये P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ये किससे निकाला गया, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। बात समझ पा रहे हैं। तो राउल्ट के नियम से निकाला गया सॉल्यूशन का वाष्प दाब, और ये किससे निकाला गया, एक्सपेरिमेंट से। अगर ये दोनों चीज आपस में बराबर हो जाती है, तो बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन जो बना है, ये जो सॉल्यूशन बना है एक कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, आदर्श विलयन है। क्या बात समझ पाए। तो ये पहला फैक्टर था। क्लियर हो रहा है, समझ में पूरी कहानी आ रही है। तो यही मैं कह रहा था, किसी विलयन का वाष्प दाब सभी सांद्रता व सभी ताप पर अगर राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन का कुछ मतलब मालूम चला सर, कि ठीक है हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे और राउल्ट के फार्मूले से निकालेंगे, जब दोनों एक आंसर देगा, समान टेम्परेचर और समान सांद्रता पर दोनों एक आंसर देगा, तो हम बोलेंगे ये विलयन कैसा है, आदर्श विलयन है। बात समझ पाए, आदर्श विलयन। हाँ, इसमें हम क्या है बोले हैं, सभी सांद्रता और सभी ताप का मतलब यहाँ पर क्या है। जैसे मान लीजिए हम इतने टेम्परेचर पर काम किए हैं, अगर ये टेम्परेचर बदल दिया जाए, मान लो मैं x की जगह पर क्या कर देता हूँ, x डैश डिग्री सेल्सियस, और m की जगह पर मैं m डैश कर देता हूँ, m डैश, मतलब मैंने कंसंट्रेशन को चेंज किया, टेम्परेचर को भी चेंज किया। तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा, क्या इस सोल्यूशन का वाष्प दाब बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदला। तो हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, फिर राउल्ट का नियम मतलब लगाया, तो कुछ वैल्यू देगा ना, कुछ तो वाष्प दाब देगा। जो भी वो वाष्प दाब दिया है, फिर उसको हमने किसे किया, एक्सपेरिमेंट से निकाला। तो जो उस समय निकला, बदलने के बाद जो राउल्ट के फार्मूले से जो निकला, उतनी ही वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंट से आ जाती है, तो बोलेंगे सर ये सोल्यूशन कैसा है, आदर्श सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन है। तो पहला हो गया, मतलब आइडियल सोल्यूशन का पहला फैक्टर, मतलब ये चीज
आइडियल सॉल्यूशन होती है। क्या बात समझ पाए तुम लोग? ठीक है, आते हैं थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की क्या विशेषता होती है? आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है, जो हमारी सॉल्यूशन बोले तो मिश्रण, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिश्रण बनाना पड़ेगा। ए और बी को क्या करेंगे? मिलाएंगे। वो मिश्रण हम लोग जानते हैं कौन सा मिश्रण होता है? समांगी होता है, तभी तो विलयन बनेगा। तो हम सिर्फ मिश्रण यहां पर लिखेंगे। तो जो बच्चों, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, आदर्श विलयन होता है, उसका डेल्टा भी मिश्रण का, डेल्टा भी मिश्रण क्या होता है? 0 होता है। डेल्टा भी मिश्रण क्या होता है? 0 होता है। सर इसका मतलब हम नहीं समझ पाए। अब इसका मतलब हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपोनेंट था, सपोज दैट मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट से क्या मिलकर बना? विलयन मिलकर बना। तो ए जब लिए होंगे उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा ना, कुछ ना कुछ आयतन होगा। बी भी लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? आयतन होगा। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए कोई है, कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए इसमें ए, इसमें ए कंपोनेंट है, सही है। मान लीजिए कुछ न कुछ इसका वैल्यूम है, मान लीजिए इसका वैल्यूम कितना है? बी ऑफ ए है, ठीक है, बी ऑफ ए। मान लीजिए एक दूसरा हम कंपोनेंट लिए हैं, इसमें क्या है बच्चों? बी है, इसमें क्या है? बी है, ठीक है। तो इसका मान लीजिए आयतन कितना है? बी ऑफ बी है, इसका आयतन क्या है? बी ऑफ बी। फिर हमने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन जब बनाया तो इसमें क्या होगा? एक ए भी होगा और बी भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन बन गया। जब ये सॉल्यूशन बना तो मान लीजिए इसका आयतन क्या होगा? बी ए बी हो गया। तो एक बार हमारा दिमाग ऐसा कहता है कि सर अगर मान लीजिए 30 ml है, ये 30 ml है, तो ये कितना होगा? 60 ml, सही है ना? तो अगर ऐसा हो जाता है कि V ऑफ A प्लस V ऑफ B दोनों को जोड़ने के बाद अगर V ऑफ AB के बराबर हो जाता है तो इसे क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन। दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बात तो सही है सर, अगर हम 30 ml A लेते हैं और 30 ml अगर B लेता हूं तो डालने दोनों को साथ में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 ml। ये तो बहुत लॉजिकली बात है, मतलब एकदम आसान है, परंतु ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये 30 है, ये 30 है, तो हो सकता है कि मालूम चले कि ये 59 हो जाए, ये 58 हो जाए, आयतन कम भी हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लीजिए 50 है, ये 40 है, 90 हुआ, तो यहाँ पर सोच रहे थे 90 हो जाए, परंतु 90 नहीं, 95 पाया गया। वही तो, वो किस में चला जाएगा? वही मुझे समझाना है, वो किस में चला जाएगा? अनादर्श विलयन में। तो ये आदर्श विलयन की एक विशेषता भी हो गई कि जो आदर्श विलयन होते हैं उनका आयतन का जो अंतर होता है ना, ये इनका जो अंतर होता है, चेंज, डेल्टा का मतलब क्या हो गया? अंतर। मिश्रण का जो अंतर होता है वो कितना आता है? 0। मैं सिर्फ आइडियल की बात कर रहा हूं, नॉन आइडियल की बात नहीं कर रहा हूं। अभी नॉन आइडियल पर भी बात करेंगे, अभी हम आइडियल पर बात करेंगे। क्या कि आइडियल जो है इसका, देखिए इन दोनों का आयतन का योग इसके आयतन की क्या होगा? बराबर होगा। अगर इन दोनों का अंतर लिया जाए, इन दोनों का अंतर लिया जाए तो बी ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी का चेंज लिया जाए किसके? बी ऑफ ए बी के साथ, तो इसका चेंज कितना आएगा? 0 आएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? ये आइडियल सॉल्यूशन के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? जवाब है मेरे पास, अभी उसको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो अभी मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा था कि ये राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं तो क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू राउल्ट के नियम से दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे, तो उसे बोलेंगे आदर्श विलयन। तब तो दिमाग में एक प्रश्न उठता है, सर इसका मतलब बराबर नहीं भी हो सकता है? अब तक जितने भी हम लोग सवाल कर रहे थे सभी को हम लोग क्या मानकर चल रहे थे? आइडियल सॉल्यूशन। सबको क्या मानकर चल रहे थे? आइडियल सॉल्यूशन। बट अब ऐसा भी हो सकता है कि आइडियल सॉल्यूशन ना हो, है कि नहीं है? तब सवाल थोड़ा दूसरा रुख ले लेगा, सवाल का दूसरा रुख ले लेगा, क्योंकि अब तक जितने भी सवाल किए थे वाष्प दाब से संबंधित सब क्या कर रहे थे? सब राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहे थे और हम मानकर चल रहे थे वो कौन सा विलयन है? आदर्श विलयन है। तो अभी यह समझ में आ रहा है? आदर्श विलयन का मतलब यहाँ का आयतन और यहाँ का मतलब ये ए और बी दोनों को जोड़ने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन का पूरा आयतन इन दोनों के आयतन के योग के क्या होगा? बराबर। बराबर होने का मतलब जब इसको इधर लेंगे तो चेंज इसका क्या होगा? 0। तो मैं यही बता रहा हूं कि डेल्टा बी का मिश्रण का जो डेल्टा बी होता है क्या होता है? 0 होता है।
समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा हो गया। आइडियल सॉल्यूशन की तीसरी बात बताते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है बच्चों? अच्छा, ये पूरी आयतन का पूरा सुनिए, आयतन कम होना और ज्यादा होना या बराबर होना, सारा गेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं? जरा समझिए, मान लीजिए जब हम सिर्फ ए ले रहे हैं, तो मान लीजिए ए और ए आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन से जुड़े होंगे, इनके बीच में कुछ न कुछ क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब ऐसे समझिए अन्योन क्रिया। अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया का मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ कोई फोर्स लग रही होगी। अरे ए और ए आपस में पकड़ा होगा ना किसी बांध से, किसी फोर्स से पकड़ा होगा, तो ए और ए के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स है लग रहा होगा इसमें, मान लीजिए। और दूसरा कंपोनेंट क्या है? बी है। तो बी के और बी के बीच में भी तो कोई ना कोई इंटरेक्शन लग रहा होगा, इनके बीच में कोई ना कोई अन्योन्य क्रिया हो रही होगी। अन्योन्य क्रिया का मतलब यहां पर समझ सकते हैं कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब ऐसे समझो कि इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। ए को पकड़ा हुआ है किसी फोर्स से, बी किसी फोर्स से पकड़ा हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स होगा उनके बीच में। क्लियर हो गया? जब इन दोनों को हमने मिलाया, तो अब इंटरेक्शन किसके बीच में होने वाला है? ए और बी के, ए और बी के, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन का मतलब अन्योन क्रिया, कोई ना कोई फोर्स इनके बीच में लगेगी ना। अब सुनो, अगर इसका इंटरेक्शन और इसका इंटरेक्शन अगर मान लीजिए जो भी है, अगर इनके इंटरेक्शन के बराबर कौन हो गया? ए बी हो गया, तो वो कौन सा विलयन होगा आपका? कौन सा सोल्यूशन होगा आपका? आदर्श विलयन होगा। इस बात को मैं समझाता हूं। जैसे ऐसे समझो कि ए और ए के बीच में लगने वाला, और बी और बी के बीच में लगने वाला, और सी ए बी और ए बी के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन सब आपस में क्या हो? बराबर हो, तो कौन सा विलयन होगा आपका? और आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का सबसे बड़ा फैक्टर फोर्स ऑफ क्या है? अट्रैक्शन ही है। मान लीजिए ए और ए जब, मतलब ए जब अकेले था, तो ए और ए के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रही थी, आपस में कोई ना फोर्स बधे हुए थे, ठीक है। जब बी अकेले था, तो उनके बीच में कोई ना कोई क्या थी? फोर्स थी। बट जब दोनों को मिलाए, जब सोल्यूशन बनाए, तो ए और बी के बीच में अब क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, कोई ना कोई अन्योन क्रिया होगी, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगी। अगर ये फोर्स पहले जैसे ही है, ए और ए के बीच में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, मान लो सपोज दैट मान लीजिए कि जो भी स्नेह मिल रहा है, ऐसे समझो ए और ए के बीच में कुछ ना कुछ स्नेह मिल रहा है, बी और बी के बीच में कुछ क्या मिल रहा है? स्नेह मिल रहा है, और ए और बी यहां पर आ गए, तो ए और बी के बीच में वही स्नेह है, तो समझ जाओ कि ये कौन सा सोल्यूशन है? आदर्श विलयन है, आइडियल सोल्यूशन है। मतलब जिस बल से ए को पकड़ा हुआ है, उसी बल से अगर ए बी को पकड़ेगा, तो कौन सा सोल्यूशन बनाएगा? आदर्श सोल्यूशन। बात समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हैं। तो आदर्श सोल्यूशन की विशेषता होती है, अगर इनके बीच में लगने वाले बल अगर बराबर होंगे, तो क्या होगा बच्चों? आदर्श होगा। सोल्यूशन बनने के बाद ए बी, तो ए और बी के बीच में वही इंटरेक्शन है, वही अन्योन क्रिया है, वही फोर्स है जो ए और ए के बीच में है, जो बी और बी के बीच में है। अगर ऐसा होगा, तो ये क्या होगा? आपका आदर्श विलयन होगा। सारा आदर्श और अनादर्श होने का सबसे बड़ा रीजन कौन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा हो गई, यहां तो बराबर है इनके बीच में लग रहा था, जो ए और ए के बीच में, वही फोर्स यहां पर भी है, बट ए और बी के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, अगर ये कम और ज्यादा हो जाएगा पहले से, तब वो क्या बन जाएगा? अनादर्श, नॉन आइडियल। तब ये आइडियल नहीं है। इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा था, वही मिलने के बाद भी वही फोर्स है, बोलेंगे सर ये आइडियल है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, ए और बी के मिलने के बाद मालूम चला कि फोर्स बढ़ गई या फोर्स घट गया, तब वो आइडियल नहीं रह जाएगा, तब क्या होगा? नॉन आइडियल। तो ये अगली प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। और सारा जिम्मेदारी किसका है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा होता है, तो राउल्ट का नियम फॉलो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। मतलब मेन जिम्मेदार कौन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के अणुओं के बीच में लगने वाला अन्योन क्रिया, लगने वाला बल। ये तीसरी विशेषता होगी आदर्श विलयन की। चौथी विशेषता की बात करते हैं।
क्या इनका देखिए डेल्टा एच मिश्रण का जो डेल्टा एच है ये भी क्या होता है, 0 होता है। अब डेल्टा एच का मतलब क्या है, एच का मतलब यहां पर क्या है, हीट, उष्मा, समझ में आ रहा है, हीट का मतलब यहां पर उष्मा, डेल्टा का मतलब अंतर। अब इसको भी समझा रहे हैं क्या मामला है। हाँ अच्छा, एक हीट के बारे में आप लोग जानते होंगे, हीट ऑफ एंथैल्पी आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़ाया हूं, हीट ऑफ एंथैल्पी, ठीक है ना। इसमें क्या, इसमें साइन कन्वेंशन होता है। अगर मान लीजिए बच्चों, साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई उष्मा अगर लग रही है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, उष्मा निकल रही तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और साइन कन्वेंशन क्या होता है, जब देखो उष्मा निकलती है तो इसे किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से, और उष्मा लगती तो किससे, प्लस से। अगर उष्मा दी जाएगी तो प्लस, अगर उष्मा निकलती है तो माइनस, ये साइन कन्वेंशन बनाया गया है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो मिश्रण का जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, 0। सर ये क्या मामला है, जरा समझो। एक बात बताना बच्चों, एक बात बताना, जैसे मान लो यहां पर ए और ए था, बोल सही है, यहां पर फिर क्या था, बी और बी था, तो इनके बीच में इंटरेक्शन था। जब अकेले ए था तो ए और ए के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन था, कोई ना कोई फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। बी और बी के बीच में कुछ ना कुछ क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। बट जब ये सॉल्यूशन बना तो क्या बन गया, ए बी, क्या बना, ए बी। तो एक बात बताओ, मान लीजिए ए और बी, तो यहां पर एक नया इंटरेक्शन आया है, एक नया फोर्स आया है, या समझे एक नया बॉन्ड आया है। तो यहां पर अगर ध्यान से समझेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध का निर्माण हो रहा है। एक तरह से माना जाए तो बंध का मतलब जुड़ना, एक नई तरह से मतलब जुड़ रहा है, बॉन्ड बन रहा है, किसके किसके बीच में, ए और ए के बीच में, ए और बी के बीच में। और यहां पर किसके किसके बीच में फोर्स था, ए और ए के बीच में। तो यहां पर क्या था, यहां पर एक बात ज्यादा ध्यान देना, ए और ए अकेले था, बी और बी अकेले थे। तो जब ये ए और बी को आपस में मिलाया गया तो जब नया सोल्यूशन बन रहा है तो इनके बीच का बॉन्ड क्या हुआ होगा, टूटा होगा। इनके बीच का भी बॉन्ड क्या हुआ होगा, टूटा होगा। और ये नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ किसके बीच में, ए और बी के बीच में। और तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो उष्मा इसमें क्या होती है, उष्मा लगती है, उष्मा एब्जॉर्ब होती है। यहां पर क्या होती है, लगती है, उष्मा एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें उष्मा लगी है बॉन्ड को तोड़ने में। इसके बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ इसमें भी उष्मा लगी होगी। बात समझ पा रहे हैं, इसमें भी उष्मा क्या हुई है, लगी होगी। ये अलग अलग हो सकता है, कोई जरूर, अरे ए और ए के बीच का फोर्स अलग, अगर मॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग है तो उनके बीच में इंटरेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा ना। बात समझ पा रहे हो। तो हो सकता है मजबूत बॉन्ड हो तो ज्यादा उष्मा लग रहा है तोड़ने के लिए, थोड़ा कमजोर बॉन्ड हो तो कम उष्मा लगेगा तोड़ने के लिए, समझ पा रहे हो। तो इनके बीच में ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स है, उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ उष्मा देने की आवश्यकता होगी। मतलब उष्मा यहां पर लग रही है, यहां पर भी उष्मा लगेगी, बी और बी के बीच के फोर्स को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो यहां पर भी उष्मा लग रही है, यहां पर भी उष्मा लग रही है। जब लगती है तो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। एक बात बताओ, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है। तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा ए और बी के बीच में, तो यहां बताओ इसमें हीट या एनर्जी जो भी समझिए क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी, रिलीज हुई होगी। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो जब बॉन्ड बनता है तो उष्मा रिलीज हुई, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उष्मा लगती है। तो मान लो ए और ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ उष्मा लगा, कुछ एनर्जी लगी। बी और बी के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ उष्मा लगा या कुछ एनर्जी लगी। अब परंतु जब दोनों को मिला दिया आपस में तो सॉल्यूशन बना, तो एक नया इंटरेक्शन आ रहा है, एक नया फोर्स आ रहा है, एक नया बॉन्ड बन रहा है। किससे किसके बीच में, ए और बी के बीच में बन रहा है। तो ए और बी के बीच में जब नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नई इंटरेक्शन अगर होगा तो उष्मा क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये जो उष्मा लगा है इनका योग, जो ऊर्जा निर्मुक्त हुई है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो बोलेंगे कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ पा रहे हैं।
यही है। तो यहां पर अगर हम लोग देख सकते हैं क्या बच्चों कि मान लीजिए ये ए और ए के बीच में जो हीट लगी हो एच ए लगा है, बी और बी के बीच में जो उष्मा लगी है वो एच बी लगी है, और ए और बी के बीच में जो ऊर्जा रिलीज हुई है, जो उष्मा रिलीज हुई है, उसको बोल देते हैं एच ए बी। और साइन कन्वेंशन के साथ देखा जाए तो बच्चों ये किसमें होगा, माइनस में, और ये दोनों किसमें होंगे, किसमें होंगे, प्लस में होंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से एच ऑफ ए प्लस एच ऑफ बी, इन दोनों का सम अगर किसके बराबर हो जाए, एच ए बी के बराबर हो जाए, तो बोलेंगे कौन सा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन, आदर्श विलयन। कहां पर, यहां पर, यहां पर, अरे ठीक है समझ रहे हैं, कहां पर, कहां देख रहे हो, यहाँ पर क्या प्लस है, ए बी का मतलब सोल्यूशन बनाने के बाद हीट, नहीं ये इसका है सर, ये इसका है। अच्छा यहाँ पर जगह कम इसलिए दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, सुकून से देखिए, आराम से देखिए। देखिए ए और ए के बीच में जो बांड है उसे तोड़ना पड़ेगा, उष्मा लगेगी, तो उष्मा लगेगी तो उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस। तो हमने उसको बोला एच ऑफ ए, बी और बी के बीच का बांड तोड़ने के लिए भाई कुछ ना कुछ उष्मा लगेगी, तो इसे क्या बोलेंगे, एच बी। ए बी क्या होगा, प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात। जब दोनों को आपस में मिलाए, सोल्यूशन बनाए, तो ए और बी के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उष्मा क्या होती है, रिलीज होती है, उष्मा निकलती है, तो इसको बोला मैंने एच ए बी बोला, अब माइनस, बस साइन कन्वेंशन है। अगर यह उष्मा और ये उष्मा दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, अगर इसके बराबर अगर आ गया जो उष्मा निकली है, तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर इनका अंतर लिया जाएगा, एच ऑफ ए प्लस एच ऑफ बी, अगर इनका अगर अंतर लिया जाए तो बताओ क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वही तो मैं कह रहा था कि मिश्रण का जो डेल्टा एच है वो क्या होगा, जीरो। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी थी, आदर्श विलयन की। जो ए बी बना है, मतलब उनसे मिलकर, तो अगर उसको तोड़ने के लिए उसको जैसे उष्मा दी जाए, तो उतनी ही दी जाएगी जितनी रिलीज हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हीट को रिड्यूस करे पहले, बस ए बी क्या हुआ, ऐसा क्या हो सकता है, सर ए और जो ए है दोनों, उसको आप यहाँ पर हीट दे रहे हैं, तो वो हीट उसमें दे भी सकते हैं, हम लोग को दे सकते हैं, हीट निकाल भी सकता है। अच्छा एक बात बताओ, ए और ए के बीच में फोर्स कमजोर होगा ना, जब यहाँ से यहाँ पे जुड़ेगा, नया बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो ए और ए के बीच का बॉन्ड फोर्स ब्रेक होगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो कभी भी बॉन्ड ब्रेक होता है ना सर, तो उष्मा देनी पड़ती है, ये रूल है, ऐसा होता है। बिना एनर्जी का बॉन्ड थोड़े ना टूटेगा, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी एनर्जी देनी है, यहाँ पर भी एनर्जी देनी है, लेकिन इनके बीच में तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज होगी। अब समस्या ये है कि सर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी हमने दिया उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर उतनी रिलीज हो रही है तो बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। अगर उतनी नहीं हो रही है तो क्या बोलेंगे, अनादर्श। बात समझ पा रहे हैं? अब कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा, बट वो क्या हो सकता है, अनादर्श हो सकता है। दूसरी बात, जैसे ये भी को सोच सकते हो कि जितनी ऊर्जा यहां पर रिलीज हुई है, फिर उतनी ऊर्जा देकर इसे तोड़ेंगे तो टूटेगा। बात समझ पा रहे हैं? मान लो ये 10 जूल की एनर्जी रिलीज किया, सपोज दैट, मान लो ये 2 जूल था, ये 8 जूल था, मिलाकर कितना जूल हो गया, 10 जूल। उतनी एनर्जी अगर ये रिलीज किया 10 जूल की, तो समझिए कि कौन सा सोल्यूशन है, आइडियल। इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब फिर 10 जूल की एनर्जी देंगे तो फिर क्या होगा, ब्रेक होगा। बात समझ पा रहे हैं? ज्यादा देंगे तो टूटेगा तब भी, लेकिन एनर्जी वेस्ट होगी ना, एनर्जी वेस्ट होगी। यहाँ पर 10 जूल की नीड थी, 10 जूल दे दिए, ब्रेक हो गया, सो सिंपल। नहीं, 10 जूल से कम देंगे तो थोड़ा ना टूटेगा। समझ पा रहे हैं? 10 जूल से कुछ तो देना पड़ेगा ना, 10 जूल देना ही पड़ेगा।
तभी टूटेगा वो। तो ये चीज़ है। तो देखिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी लगेगी, ये क्लास 11th का टॉपिक है कि नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन का, बॉन्ड ब्रेक करने का। तो यहाँ पर बस आपको ये समझना था कि दोनों एनर्जी जब आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, इनका सम इनके सम के अगर बराबर हो जाता है तो कौन सा सोल्यूशन, आदर्श विलयन, आइडियल सोल्यूशन। क्या बात समझ पाए? तो पूरी कहानी को इसे उतारिए, फिर इसका एग्जाम्पल और ग्राफ बताते हैं। उतारिए इसे। इसमें किसी को दिक्कत? अब जरा समझिएगा बच्चों, अब हम जरा इसके कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं या एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल कौन कौन सी एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बेंजीन C6H6 और प्लस टॉलुइन C6H5CH3, इन दोनों का मिश्रण, आइडियल सोल्यूशन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा जैसे एथिल एल्कोहल C2H5OH और प्लस मेथिल एल्कोहल CH3OH, ये भी आइडियल सोल्यूशन बनाता है। और जैसे मान लीजिए C6H14 हेक्सेन, क्या नाम है इसका, हेक्सेन, और प्लस हेप्टेन C7, यह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो इसका भी सोल्यूशन बनता है। तो इसका भी सोल्यूशन किसकी तरफ जाता है भैया, आइडियल सोल्यूशन की तरफ। चौथा एग्जांपल और लिख लीजिए, जैसे चौथा मेथिल एल्कोहल C2H4Cl2 या C2H4Br2, ये भी जो है कि आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। और मान लीजिए C2H5Cl हो गया और C2H5Br हो गया, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं लिखा हूं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आइडियल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देना होता है, ना कि हम उनका सोल्यूशन बनाए तो वो आइडियल होगा जिनका लगभग साइज लगभग क्या हो, सेम हो, मतलब आसपास हो, और उनकी जो पोलैरिटी हो, जो ध्रुवता हो, जो पोलर नेचर हो, वो क्या हो, लगभग समान हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर C6H5CH3 C6H6, थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो वंडर वाल फोर्स बड़ी हो जाएगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान देते हैं जब सोल्यूशन बनाएंगे ना आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन वह होगा जिनका लगभग इनका जो साइज हो लगभग क्या हो, समान हो। दोनों का साइज अगर लगभग समान है तो क्या बनाएगा, आइडियल बनाएगा। हाँ, और उसका पोलर नेचर भी समान होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस का जो आता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से जो प्लस माइनस आता है वो लगभग क्या हो, समान हो। तो पोलैरिटी भी सेम हो, सेम नेचर का हो, और उनकी साइज भी क्या हो, सेम हो, तो क्या बनाते हैं, आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। जनरली आपको क्या देता है, ये दोनों देता है, एथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल का सवाल भी किए थे शायद, और बेंजीन और टॉलुइन का, ठीक है, यही ना आता था, बेंजीन टॉलुइन, ये सब क्या होते हैं बच्चों, जो है कि आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो इतने सारे एग्जांपल, इसका ग्राफ बनाया जाए, सुनिए, इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ इसका ऐसे बना, वो पहले वाला ही ग्राफ बनेगा जो पहले पढ़े थे हम लोग। इसका ग्राफ मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई ले लेता हूँ कंपोनेंट ए, यहाँ पर ले लेता हूँ कंपोनेंट बी। मान लीजिए इसके ए के वजह से जो वाष्प दाब बनेगा वो क्या बनेगा, P नॉट ऑफ ए। मान लीजिए ये जो बताएगा वेपर प्रेशर को बताएगा, वेपर प्रेशर को, तो ये ऊपर जाए, मान लीजिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका है, कुछ वेपर प्रेशर P नॉट ऑफ है, ठीक है। इसका भी मान लीजिए कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, इसकी वजह से क्या बनेगा, P नॉट ऑफ बी, यहाँ पर मान लीजिए P नॉट ऑफ बी हो गया। अगर प्योर यहाँ पर अगर A है बच्चों, सिर्फ A है, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ B यहाँ पर क्या होगा, 0, और x ऑफ A बराबर कितना हो जाएगा, 1। सो सिंपल। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर प्योर अगर B है तो प्योर ऑफ B का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, 0, मोल फ्रैक्शन इसका क्या होगा, 0 होगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा, 1। अब सुनिए, मान लीजिए इसका ग्राफ बनाया, मान लीजिए इधर से इधर जा रहा है,
मान लीजिए मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो इधर से मैं इधर जाने का मतलब क्या हुआ कि मैं ए में क्या मिलाता चला जा रहा हूँ, बी मिलाता चला जा रहा हूँ, या मैं इधर से इधर आ रहा हूँ तो बी में क्या मिला रहा हूँ, ए मिला रहा हूँ। तो अगर इसका हम लोग अगर बनाए, ठीक है, अगर ग्राफ, तो ऐसे एक बार बनाए थे, याद है, पहले एक बार बनाया था ना ऐसे ही, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, तो ये ग्राफ। अब मान लीजिए अब इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या मिला रहे हैं, इसमें क्या मिला रहे हैं हम, बी मिला रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर आप क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा इतना बी इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो प्योर की इस स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इधर अगर देखा जाए तो पी ऑफ, बोलिए, पी ऑफ ए बराबर पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, एक्स ऑफ ए। तो इनका ग्राफ बना, ठीक है। टोटल का निकालेंगे तो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, क्या बन जाएगा, पीटी, और पीटी हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, ये बात किस पर डिपेंड करता है, इस कंपोनेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। हो सकता है उतनी टेम्परेचर पर, उतनी कंसंट्रेशन पर ये इतना बना रहा है और ये भी उतना ही बनाए, बात समझ पा रहे हैं, उतना ही बनाए, हो सकता है ये कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, बात समझ पा रहे हैं, या ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, या दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर। ये बात किस पर डिपेंड करेगी, इस कंपोनेंट के नेचर पर, समझ में आया। हम इसलिए अलग अलग किए हैं ना, क्योंकि ए है और ये बी है, तो बड़ा इत्तेफाक होता है कि अलग अलग कंपोनेंट है और वास्तवता समान आ रहा है कि नहीं है। अलग अलग कंपोनेंट का मतलब वास्तवता अलग अलग आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या कर दिया, अलग अलग समझाने के लिए। बट ये बराबर भी हो सकता है, ये बराबरी भी हो सकता है, बट ध्यान देना कि पीटी जो बनेगा बिल्कुल क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, ग्राफ हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए।